बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। हम अपनी आज की डिस्कशन के अंदर साइटोस्केलेटन के ऊपर डिस्कस करने लगे हैं और हम देखते हैं कि साइटोस्केलेटन से रिलेटेड हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं समझने के लिए। अच्छा भाई, जो साइटोसोल होता है, अब ये वर्ड मैंने आप लोगों से डिस्कस किया हुआ है जब हमने साइटोप्लाज्म के ऊपर डिस्कशन की थी। तो मैंने कहा था देखो, जो साइटोप्लाज्म होता है ना, वो एक पूरी सॉल्यूशन है। उसके अंदर साल्ट, मिनरल्स, विटामिन्स, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, शुगर, एंजाइम्स, हार्मोन्स, प्रोटीन्स, ये सारी चीज़ें साइटोप्लाज्म में पाई जाती है। तो वो मिल के एक सॉल्यूशन बनाते हैं। उस सॉल्यूशन को जो है वो साइटोसोल कहा जाता है। जब साइटोप्लाज्म डिस्कस किया था तब बताया था, अभी दोबारा रिमाइंड भी करवा दिया। अब इस साइटोसोल के अंदर अगर आप देखोगे तो आपको 3 मुख्तलिफ किस्मों की जो है वो फाइब्रस प्रोटीन मिलती है। मैंने कहा था कि हमारे पास जो प्रोटीन होती हैं वो 2 किस्मों की होती हैं। एक होती है ग्लोब्यूलर प्रोटीन जो कि फंक्शनल प्रोटीन होती है, फंक्शन प्रोड्यूस करती है। दूसरी होती है फाइब्रस प्रोटीन जो कि स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। तो हम आज फाइब्रस प्रोटीन के ऊपर डिस्कस करने लगे हैं कि ये जो साइटोस्केलेटन है ये क्या है। ये 3 फाइब्रस प्रोटीन हैं जो कि साइटोसोल में पाई जाती हैं। कहाँ से कहाँ पाई जाती हैं? न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्मा मेम्ब्रेन तक पाई जाती हैं। इन 3 फाइब्रस प्रोटीन को मिला के क्या कहा जाता है? साइटोस्केलेटन कहा जाता है। क्लियर? देखो, ये हमारे पास एक सेल है ना, और ये सेल का न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेके, न्यूक्लियस से लेके प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक ये जो सारा हिस्सा है, आप सब इस सारे हिस्से को किसका नाम देते हो? साइटोप्लाज्म का नाम देते हो ना। और ये साइटोप्लाज्म सिर्फ वाटर तो नहीं है, ये एक पूरा का पूरा स्पेसिफाइड सॉल्यूशन है जिसके अंदर साल्ट, मिनरल्स, विटामिन्स, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड, शुगर्स, प्रोटीन्स, एंजाइम, सब चीजें आ जाती हैं। इस स्पेसिफिक सॉल्यूशन को आप क्या कहते हो? साइटोसोल। अब इस साइटोसोल के अंदर, यानी ये जो न्यूक्लियस से लेके प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक का पार्ट है, इसमें आपको 3 डिफरेंट किस्मों की फाइब्रस प्रोटीन मिलती हैं। उन तीनों को मिला के क्या कहा जाता है? साइटोस्केलेटन कहा जाता है। जैसा कि ये वर्ड आपको बता रहा है, साइटो मीन सेल और स्केलेटन मीन्स वो स्ट्रक्चर जो शेप दे, प्रोटेक्शन दे और सपोर्ट दे। यानी कि ये वो फाइब्रस प्रोटीन होगी जो सेल को शेप भी देंगी, प्रोटेक्शन भी देंगी और सपोर्ट भी देंगी। क्लियर? अच्छा, वो 3 फाइब्रस प्रोटीन कौन सी हैं? एक है माइक्रोफिलामेंट, दूसरी है माइक्रोट्यूब्यूल्स और तीसरी है इंटरमीडिएट फिलामेंट। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पीएमसी के क्वेश्चन आते हैं और कैसे आते हैं मैं आपको जरूर समझाऊंगा। तो आओ एक बार हम देख लेते हैं। देखो, ये हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और उसके अंदर ये जो है आपको बीच में पूरा का पूरा साइटोसोल नजर आ रहा है और डिफरेंट ऑर्गेनील भी नजर आ रहे हैं, वो साइटोप्लाज्म में जो पाए जाते हैं। अब हमारा जो फोकस है वो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है? माइक्रोफिलामेंट। ये जो नीचे पड़ा हुआ है ये आप लोगों का माइक्रोफिलामेंट है। फिर उसके बाद ये जो ग्रीन कलर का आपको दिखाया जा रहा है ये आपका इंटरमीडिएट फिलामेंट है। और फिर ये जो आपको ब्लू कलर का दिखाया जा रहा है ये आपका माइक्रोट्यूब्यूल है। तो यानी आपने खुद देखा कि ये 3 किस्मों की डिफरेंट प्रोटीन जो है वो साइटोसोल में फैली हुई हैं, जो कि सेल को शेप भी दे रही हैं, सपोर्ट भी दे रही हैं और प्रोटेक्शन भी दे रही हैं। अच्छा, अब इनकी फर्दर जो है वो डिटेल के ऊपर हम डिस्कस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं इनको मजीद। ये जो माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं ये सॉलिड स्ट्रैंड होते हैं, यानी सॉलिड धागे की तरह होते हैं। इनका जो डायामीटर है वो तकरीबन 7 नैनोमीटर होता है। बाज औकात कभी कभी ये भी टेस्ट में आ जाता है, कभी कभी ऑप्शनल है, कभी आ भी जाता है, कभी नहीं भी आता। अच्छा, अब ये जो माइक्रोफिलामेंट है इसके अंदर आपको फिर और बहुत सारी प्रोटीन्स मिल जाती हैं। इसके अंदर आपको एक एक्टिन प्रोटीन मिलती है, उसकी 2 चेन मिलती हैं। इसके अंदर आपको मायोसिन प्रोटीन मिलती है, ट्रोपोमाइसिन प्रोटीन मिलती है और ट्रोपोनिन प्रोटीन मिलती है। अब ये जो मैंने 4 प्रोटीन के नाम लिए हैं, एक्टिन, मियोसिन, ट्रोपोमाइसिन एंड ट्रोपोनिन, ये चारों प्रोटीन आपके मसल्स में पाई जाती हैं, मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन में मदद करती हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मियोसिन, ट्रोपोमाइसिन, एक्टिन, ट्रोपोनिन ये कौन सी साइटोस्केलेटन की प्रोटीन से बिलोंग करते हैं? तो ये माइक्रोफिलामेंट से बिलोंग करते हैं। क्लियर? आपने याद रखना है, अपने जहन में आपने बिठाना है इस चीज को। अच्छा, ये क्या काम करते हैं माइक्रोफिलामेंट? मसल कॉन्ट्रैक्शन में मदद करते हैं। अब ये पूरा का पूरा जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, मसल कॉन्ट्रैक्शन, इसके अंदर इंटर के अंदर पूरी डिटेल है चैप्टर नंबर 2 के अंदर, और मैं पूरा लेक्चर रिकॉर्ड भी कर चुका हूं। तो आप अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वहां से जाके सुन सकते हैं। दूसरा देखें, अगर ये हमारे पास एक WBC है ना बेटा, और यहाँ पे ये माइक्रो ऑर्गेनाइज्म आ गया, तो WBC जब इसको खाता है तो खाते वक्त WBC अपनी शेप को चेंज करता है। तो सेल की जो शेप चेंज हो रही है, WBC की जो शेप चेंज हो रही है, वो याद रखना है आपने, वो इस माइक्रोफिलामेंट की वजह से होती है। तो लिखा हुआ है कि चेंज इन सेल शेप। एक एग्जांपल मैंने लिख दी है, लाइक WBC ड्यूरिंग फेगोसाइटोसिस ऑफ माइक्रोब्स।
कोई भी जरासीम जब उसको फेगोसाइट करता है, खाता है, तो उस वक्त वो अपने सेल की शेप को चेंज करता है। तो ये जो चेंज करके आगे की तरफ जाता है स्ट्रक्चर को, ये किसकी मेहरबानी है? माइक्रोफिलामेंट की, आपने याद रखना है। उसके बाद जो साइटोकाइनेसिस होती है सेल डिवीजन के दौरान, देखो जब सेल डिवाइड होता है ना, तो इस तरह से पहले सेल होता है। पहले तो शुरू में ऐसा सेल होगा, है ना, एक नया सेल है। अब ये सेल जब अपने आप को डिवाइड करने लगता है तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाता है, ऐसा बन जाता है। एक न्यूक्लियस इधर चला जाता है, एक न्यूक्लियस इधर डिवाइड हो जाता है। तो बीच में साइटोप्लाज्म दोनों साइडों का खींचता है। ये साइटोप्लाज्म यहां से खींचेगा और ये साइटोप्लाज्म यहां से खींचेगा, और इस तरह से ये दो सेल क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन खींच रही है, ये जो साइटोप्लाज्म खींच रहा है, ये किसकी मदद से खींच रहा है? ये साइटोकाइनेसिस कहलाती है। जो साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, साइटोप्लाज्म को खींच के जो हम साइटोप्लाज्म को डिवाइड कर रहे हैं, ये किसकी वजह से हो रहा है? तो आपका जवाब क्या होगा? ये माइक्रोफिलामेंट की वजह से हो रहा है। उसके अलावा जो साइक्लोसिस होती है, ये वर्ड भी मैंने जब साइटोप्लाज्म पढ़वाया था तब समझाया था ना, मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म। ये आपका सेल है ना, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है और ये साइटोप्लाज्म है। तो ये साइटोप्लाज्म एक जगह पे रुका हुआ नहीं होता, हमने इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे देखा, ये मूव करता रहता है। इसके ऑर्गेनील जो है वो मूव करते रहते हैं, तो ये खुद ब खुद नहीं करते। ये जो साइक्लोसिस हो रही है, साइटोप्लाज्म की मूवमेंट हो रही है, किसकी वजह से हो रही है? माइक्रोफिलामेंट की वजह से हो रही है। और जो एमीबा सूडोपोडिया बनाता है, जो नकली पैर बनाता है एमीबा, वो भी किसकी मदद से बनाता है? माइक्रोफिलामेंट की मदद से बनाता है, क्योंकि एमीबा एक यूकारियोट है। वो अलग बात है कि यूनिसेलुलर है, लेकिन प्रोकारियोट नहीं होता, यूकारियोट होता है। तो उसके अंदर भी ये सारे ऑर्गेनेल, ये साइटोस्केलेटन मौजूद होता है। तो जब वो सूडोपोडिया बनाता है, नकली पैर बनाता है मूवमेंट के लिए या किसी फूड के पार्टिकल को लेने के लिए, तो वो किसका सहारा लेता है? साइटोस्केलेटन का। अगर स्पेसिफिक पूछा जाए तो फिर आप क्या कहेंगे? माइक्रोफिलामेंट का। तो देखें कितने इंपॉर्टेंट माइक्रोफिलामेंट के काम है। मसल की कॉन्ट्रैक्शन करवा रहा है। ये चारों पांचों प्रोटीन का पता होना चाहिए कि साइटोस्केलेटन के माइक्रोफिलामेंट से बिलोंग करते हैं। सेल की जब शेप चेंज होती है तो ये माइक्रोफिलामेंट करवाता है। जब साइटोकाइनेसिस होती है ड्यूरिंग सेल डिवीजन, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म जब होती है तो फिलामेंट करवाता है। जो साइक्लोसिस होती है वो भी माइक्रोफिलामेंट करवाता है, मूवमेंट साइटोप्लाज्म की। और जो एमीबा वगैरह सूडोपोडिया बनाते हैं वो भी माइक्रोफिलामेंट करवाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। ये जो नीचे इमेज बनी हुई है ना, इसमें आप देख सकते हैं एक्टिन प्रोटीन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमाइसिन, मायोसिन, सारी प्रोटीन मौजूद हैं। ये पूरा बेटा एक मसल का स्ट्रक्चर बना हुआ है। मसल की कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज्म जो है वो दिखाया गया है, लेकिन मैं जस्ट आपको प्रोटीन दिखाना चाह रहा हूं कि देखो मसल्स के अंदर मौजूद है। बाकी इतना आपको अगर इंटरेस्ट है मैकेनिज्म पढ़ने का तो मेरा नाम लिखो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन बाय डॉक्टर शाहरुख कुरैशी, तो मैं आ जाऊंगा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास सेकंड जो टाइप है या जो सेकंड फाइब्रस हमारे पास जो मेजर प्रोटीन है वो है माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, ये कहता है ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं ये बीच से होलो ट्यूब्यूल्स होती हैं। इनका जो डायामीटर होता है वो तकरीबन भी 25 नैनोमीटर होता है। क्लियर? जिस तरह से आपने इसके माइक्रोफिलामेंट के बारे में पढ़ा उसमें 4-5 प्रोटीन थी, इसमें सिर्फ एक प्रोटीन होती है जिसे ट्यूबुलिन कहा जाता है। और ये कई बार क्वेश्चन आप लोगों की पीएमसी की टेस्ट के अंदर आ चुका है। मैंने कहा ना इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मेरे पास एक सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल है और वो कितने जो है ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी हुई है और कितने जो है उसकी अरेंजमेंट कैसी है, तो आप मुझे कहेंगे कि सर एक जो सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल है वो 100 of 1000 ट्यूबुलिन सब यूनिट्स की बनी हुई है। यानी 100 से 1000 ट्यूबुलिन के सब यूनिट जो हैं वो मिलके एक माइक्रोट्यूब्यूल बनाते हैं। और किस तरह से बनाते हैं? अपने आप को 13 कॉलम के अंदर अरेंज करते हैं और ऐसे स्ट्रक्चर को प्रोटोफिलामेंट कहा जाता है। दैट सॉल्व। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे हम देखो आपको दिखा रहे हैं कि ये देखो ये माइक्रोट्यूब्यूल से इसके अंदर आपको ये ट्यूबुलिन के जो है वो सब यूनिट नजर आ रहे हैं। कितने कॉलम्स के अंदर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 13 कॉलम के अंदर ये जो ट्यूबुलिन के सब यूनिट है 100 of 1000 ये लगे हुए होते हैं। और इस तरह से आपकी सिर्फ ये एक माइक्रोट्यूब्यूल जाके बनती है और ऐसे स्ट्रक्चर को प्रोटोफिलामेंट कहा जाता है। बाज़ औक़ात ये आपके बोर्ड के पेपरों में डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स के अंदर ये क्वेश्चन आ जाता है। क्या काम करते हैं? जिस तरह से आप लोगों ने पिछलों के काम देखे, ये काम क्या करते हैं? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स। बेटा जो सेल होता है ना, सेल, उसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो है वो क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं, जो कि इस चैप्टर का सेकंड लास्ट टॉपिक है। न्यूक्लियस हमारा आखिरी कंपोनेंट भी है यूकारियोटिक सेल का, तो मैं उसके ऊपर भी डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी थोड़ा समझा देता हूँ।
न्यूक्लियस के अंदर कुछ धागे मौजूद होते हैं, इन धागों को क्रोमोसोम्स कहा जाता है। इनके अंदर हमारा एक स्पेशल मॉलिक्यूल होता है जिसे डीएनए कहते हैं। तो जब सेल डिवीजन होती है तो ये क्रोमोसोम्स मूव करते हैं, बाकायदे एक जगह से दूसरी जगह मूव करके जाते हैं। इंटर का चैप्टर नंबर 7 पूरा सेल डिवीजन के ऊपर है, वो भी आप अगर इंटरेस्टेड हो तो वहां से जाके देख सकते हो। लेकिन बेहतर ये है कि फिलहाल इसी चीज पे फोकस करो, अपना ये चीजें क्लियर करो, फिर जब इंटर में आओ तो उसको भी कर लेना। तो कहने का मकसद ये, जो मूवमेंट होती है ना क्रोमोसोम्स की, ये खुद ब खुद नहीं होती। ये आप देखोगे ना, ऊपर आ रहे होते हैं, नीचे जा रहे होते हैं, बिल्कुल सेल के मिड पे आ रहे होते हैं। तो ये जो मूवमेंट हो रही होती है किसकी वजह से हो रही होती है? माइक्रोट्यूब्यूल्स की वजह से। अब ये जो ऑर्गेनील्स मूव करते हैं ये भी किसकी मदद से करते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स की मदद से करते हैं। हमने पढ़ा था ना कि सेल के अंदर परऑक्सीजोम है, ग्लाइऑक्सीजोम है, ये मूव करते रहते हैं, एक जगह पे नहीं होते। तो ये मूवमेंट भी किसकी मदद से हो रही है? माइक्रोट्यूब्यूल्स की मदद से हो रही है। उसके अलावा आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सीलिया और फ्लैजिला ये दोनों मूवमेंट में मदद करते हैं ना। लेकिन आपसे अगर ये पूछा जाए कि इनकी मूवमेंट कौन करवाता है, ये दोनों किसके बने हुए हैं, इनको मूव कौन करता है, तो आप कहेंगे कि इनको मूव करवाने वाले कौन है? माइक्रोट्यूब्यूल्स है। आल्सो हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। और ये क्वेश्चन आपकी पीएमसी की टेस्ट के अंदर आ चुका है कि सीलिया एंड फ्लैजिला की मूवमेंट के लिए कौन सी साइटोस्केलेटन की टाइप रिस्पॉन्सिबल होती है, तो वो माइक्रोट्यूब्यूल है। ये आपने जहन में रखना है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो लास्ट है वो है इंटरमीडिएट फिलामेंट। जैसा कि ये वर्ड ही आपको बता रहा है, इसको हम इंटरमीडिएट फिलामेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये माइक्रोफिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल के बीच में आता है, दरमियान में आता है, इसलिए इसका नाम इंटरमीडिएट फिलामेंट है। ये भी सॉलिड स्ट्रैंड होते हैं, तकरीबन 8 से 12 जो नैनोमीटर है इनका वो डायामीटर होता है। और ये माइक्रोफिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल के बीच में पाए जाते हैं इंटरमीडिएटली, तो इसलिए इनका नाम इंटरमीडिएट फिलामेंट है। अब हर देखो जो भी टाइप थी साइटोस्केलेटन की, किसी ना किसी प्रोटीन की बनी हुई थी। ये बनी हुई होती है 5 डिफरेंट प्रोटीन्स की बनी हुई होती है, और उन 5 प्रोटीन को मिला के वाइमेंटिन कहा जाता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये आपने ज़हन में रखना है कि वाइमेंटिन किसे कहा जाता है? 5 डिफरेंट प्रोटीन्स जो कि इंटरमीडिएट फिलामेंट में पाई जाती है उन्हें वाइमेंटिन कहा जाता है। अच्छा, अब आप लोगों ने देखा जो माइक्रोट्यूब्यूल्स थे वो असेंबल भी होते हैं, डिसेंबल भी होते हैं। जो माइक्रोफिलामेंट थे वो असेंबल भी होते हैं, डिसेंबल भी होते हैं। तो यानी जो चीज बन रही है, टूट रही है, वो शेप तो कभी भी नहीं दे सकती। शेप वो चीज आपको देगी जो कि कभी ना तो असेंबल हो ना तो कभी डिसअसेंबल हो, यानी एक बार बन गई तो बस खत्म। ये लिखा हुआ है कि दे डू नॉट असेंबल एंड डिसेंबल। ये असेंबल डिसेंबल नहीं होते, टूटते बनते नहीं रहते हैं। लिहाजा ये सेल की शेप को मेंटेन करते हैं और सेल को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, सेल को प्रोटेक्शन देते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि वो कौन सा साइटोस्केलेटन है जो असेंबल डिसेंबल नहीं होता? इंटरमीडिएट फिलामेंट। आपसे पूछा जा सकता है कि वो कौन सा फिलामेंट है जो सेल को शेप देता है? इंटरमीडिएट फिलामेंट। आपसे पूछा जा सकता है वो कौन सा फिलामेंट है जो मैकेनिकल सपोर्ट या प्रोटेक्शन देता है? इंटरमीडिएट फिलामेंट। उसके अलावा जो नर्व सेल है, जो ब्रेन के न्यूरॉन होते हैं, उन सेलों के अंदर भी ये एक अच्छी खासी जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है। This is all about the different fibrous proteins of cytoskeleton। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। एक छोटा सा टॉपिक और भी है, मैं चाहता हूं कि इसी के साथ में कवर कर लूं क्योंकि इससे वो लिंक करता है, सीलिया एंड फ्लैजिला। बेटा देखो, दोनों का काम होता है लोकोमोशन करवाना, दोनों का काम होता है मूवमेंट करवाना। अब जिस तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि जब सर दोनों ही मूवमेंट करवाते हैं तो दोनों के अंदर कोई ना कोई तो फर्क होगा। हाँ, कुछ जो है इनके अंदर फर्क है, मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि ये दोनों जो है वो हेयर लाइक एक्सटेंशन होती हैं जो कि बिल्कुल प्लाज्मा ब्रेन, ये प्लाज्मा ब्रेन है ना, इसके बिल्कुल नीचे एक राउंड बॉडी होती है, इस तरह की गोल बेसल बॉडी होती है, उसे काइनेटोसोम कहा जाता है। मैं आगे चल के पढ़ाता हूँ। यहाँ से फ्लैजिला भी निकलते हैं, यहाँ से सीलिया भी निकलते हैं। अब मैं आपको डिफरेंस बता देता हूं कि इनका डिफरेंस क्या होता है। पहली बात, जो फ्लैजिला होते हैं वो थोड़े से बड़े होते हैं, लंबे होते हैं, इलोंगेट होते हैं, लोंगर होते हैं। सीलिया बिल्कुल छोटे होते हैं। पहला डिफरेंस, फ्लैजिला का जो नंबर है वो बहुत कम होता है, 1 2 3 4, बस इससे ज्यादा नहीं होते, बहुत कम होते हैं। लेकिन अगर हम सीलिया की बात करें तो वो ओवरऑल बॉडी पे पाए जाते हैं, पूरी जो जिस भी ऑर्गेनिज्म से उसकी पूरी बॉडी पे पाए जाते हैं। 2 फर्क हो गए। तीसरा फर्क ये है कि सीलिया की जो मूवमेंट है वो कुछ और होती है और फ्लैजिला की जो मूवमेंट है वो कुछ और होती है। अब इनके ऊपर मैं चैप्टर नंबर 6 प्रोकार्योट्स के अंदर डिस्कस कर चुका हूं, तो वहां से भी आप पढ़ सकते हो। फ्लैजिलरी मूवमेंट के ऊपर आप लोग वहां से जाके पढ़ लेना। तो मैं जस्ट अभी डिफरेंस बता रहा हूं कि सीलिया एक तो ज्यादा होते हैं और छोटे होते हैं,
और फ्लैजिला एक तो बड़े होते हैं और थोड़े से कम होते हैं। तीसरा फर्क जो है इनकी मूवमेंट का होता है, सीलिया अलग मूवमेंट करवाता है, फ्लैजिला जो है अप एंड डाउन जो है वो इस तरह की मूवमेंट करवाता है। तो यहाँ पे कुछ मैंने लिख दिया है कि फ्लैजिला आर लॉन्गर एंड लेस इन नंबर देन सीलिया, सीलिया से बड़े भी होते हैं, नंबर में भी कम होते हैं। अच्छा, अगर अब आप लोगों से पूछा जाए कि ये सीलिया और फ्लैजिला जो बनते हैं एक्चुअली ये हैं क्या, किसके बने हुए हैं, तो आपने याद रखना है ये दोनों बने हुए हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के। एक माइक्रोट्यूब्यूल्स के नहीं, 2 के नहीं, 3 के नहीं, टोटल 9 पेयर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। 9 पेयर, नो कितने होते हैं टोटल, यानी 18 माइक्रोट्यूब्यूल्स मिलती हैं, तब जाके आपका एक सीलिया और एक फ्लैजिला बनता है। बात समझ आई आप लोगों को? तो ये कहता है बोथ सीलिया एंड फ्लैजिला कंटेन अ रिंग, एक पूरी गोल रिंग होती है, पेयर ऑफ 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स। 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स के पेयर एक रिंग की फॉर्म में अरेंज होके आपको एक सीलिया और एक फ्लैजिला बना के देते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ये पूरा का पूरा जो है आप लोगों को दिखाया जा रहा है, आप गिन लो भले 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और हर के अंदर पेयर है तो 9 18 हो जाते हैं। जब टोटल पूछें तो कहना 18 माइक्रोट्यूब्यूल्स, जब पेयर पूछें तो कहना 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये मिलके ही आपके सीलिया फ्लैजिला बनाते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना कि सीलिया की जरा कंपोजिशन तो बताओ, फ्लैजिला की जरा कंपोजिशन तो बताओ। काम तो आपने बता दिया, स्ट्रक्चर भी बता दिया, कंपोजिशन ये होती है इनकी। अच्छा, ये निकलते कहाँ से है? मैंने आपको बताया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके नीचे गोल बेसल बॉडी होती है ना, राउंड बॉडी होती है, और उस बॉडी को जो है वो काइनेटोसोम कहा जाता है, जैसा कि आपको यहाँ पे ये दिखाई जा रही है। तो ये जो 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स रिंग वाला जो स्ट्रक्चर है, ये पूरा जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ना, इस स्ट्रक्चर को काइनेटोसोम कहा जाता है। क्लियर? यहीं से फिर आपका फ्लैजिला भी निकलता है, आपका सीलिया भी निकलता है, उसके अंदर भी ये पूरी की पूरी जो है काइनेटोसोम मौजूद होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सीलिया, फ्लैजिला और साइटोस्केलेटन का पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह इसके बाद हमारे 2 ऑर्गेनील हैं, एक सेंट्रियोल और वैक्यूल, फिर हमारे साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनील खत्म हो जाएंगे। उसके बाद हमारा लास्ट जो है वो यूकारियोटिक का कंपोनेंट रह जाएगा, न्यूक्लियस, और देन ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। बाकी बायोएनर्जेटिक्स तो मैं ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।